ऑब्जेक्ट एक सॉरी, हाँ, यस। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है स्टार्स और वो अ, एक के ऊपर एक टकराए थे शायद, तो ओके। उससे एनर्जी क्रिएट हो गई थी। ओके। रितिका, आप क्या इमेजिन करते हो कि बिग बैंग कैसा एक्सप्लोजन हुआ होगा? मीन्स सच में वो एक्सप्लोजन था या व्हाट वी से, नो? यस। Sir, please wait. Actually, I'm having some technical issues. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि बिग बैंग, हमने देखा कि बिग बैंग जो है वो क्लोजेस्ट थ्योरी है जो हमें बताती है कि ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट में आया, कैसे क्रिएट हुआ। बिकॉज व्हाट एविडेंस वी गेट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन एज अ एस्ट्रोनॉमर, एज अ साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो हमने ये माना है कि बिग बैंग इज द क्लोजेस्ट थ्योरी विच प्रूव दैट हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड। ओके। तो बिग बैंग आप जब स्टडी करते हो तो आपको ऐसा मीन्स इंटरप्रेट किया जाता है कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारा मैटर, एनर्जी बाहर आए। उन्हीं एलिमेंट से, उन्हीं एनर्जी से आगे गैलेक्सीज फॉर्म हुई, स्टार्स फॉर्म हुए और हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो ये सब आप जब स्टडी करते हो तो आपको क्या इमेजिनेशन होता है कि बिग बैंग कैसा हुआ होगा? मीन्स इज इट एन रियली बिग एक्सप्लोजन और इट इज लाइक, नो, इट इज फ्लोइंग रिवर जैसा कुछ था? मीन्स व्हाट यू इमेजिनेशन क्या करते हो आप? बिग एक्सप्लोजन। ओके। As for the reference, it's like a big explosion. ओके। Uh, ठीक है। सी व्हाट एक्चुअली वी लर्न ना कि बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, एंड दैट आफ्टर द एक्सप्लोजन जो भी रेसिड्यूल था उसका, वो फैलता गया और उसके कारण पूरा यूनिवर्स बना। ओके। बट इन एक्चुअल बिग बैंग जो है वो एक एक्सप्लोजन नहीं था। मीन्स एक्सप्लोजन था बट व्हाट वी इमेजिन ना कि एक जैसा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा और पूरे ऑल डायरेक्शन से वो मासेस, एनर्जीज फैलते गए होंगे एंड यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा। ऐसा नहीं है। बिग बैंग का आपको स्टडी करना है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन इमेजिन कि एक्चुअल में वो एक्सप्लोजन था क्या, फिर कैसा एक्सप्लोजन था, कितना उसमें मैटर या जो भी हम कहते हैं कि कैसे एनर्जी, गैलेक्सीज, स्टार्स फॉर्म हुए थे। तब जाके हमें पता चलेगा कि इज दिस रियली ए बिग बैंग। क्योंकि हमें जैसा कहते हैं कि वी नो थिंक रिलेटेड टू द वर्ड कि बिग बैंग ऐसा वर्ड है, इसलिए हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। ओके। सो फॉर दैट रीजन वी स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि एक्चुअल में कब कैसा क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। एंड देन ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपको कि अब आप इमेजिन करो कि रियल में बिग बैंग कैसा हुआ था। ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द पीपीटी। ठीक है। एवरीबडी able to see my screen? yes, sir, now it's Yes. clear. Yes. Okay, so let's start with today's class. So class number 4 है। I think now you are getting no the astronomy, what actually astronomy is, how we are going। जैसा और भी जाएंगे आफ्टर क्लास 5th एंड 6th 7th तक, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएंगी कि एस्ट्रोनॉमी कैसे स्टडी किया जाता है, क्या क्या होता है। ओके। सो बिग बैंग तक तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि बिग बैंग कैसे हुआ। कि ऐसा माना जाता है जितना भी आप मैटर, एनर्जी देखते हो ये पूरी तरह से एक सब एटॉमिक पार्टिकल साइज जितना होता है उतने उससे भी कम साइज में एक कॉम्प्रेस फॉर्म में था। और इवेंट ऑफ ट्रिगरिंग, एक ऐसे ट्रिगरिंग इवेंट हुए कि जिसकी वजह से वो जो एनर्जी थी जो एक
सब एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में कॉम्प्रेस हुई थी, वो एक्सप्लोड हुई और उसे हम बिग बैंग इवेंट कहते हैं। एंड देन उसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ। यहाँ तक तो हमने स्टडी किया था या देखा था, बट एग्जैक्टली उसके बाद क्या क्या हुआ, किस स्टेप में क्या क्या हुआ, ये हम इस वीडियो में या इस डिस्कशन में देखेंगे। सो द आफ्टर बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग क्या हुआ था, तो ये एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है। इसमें एक इल्यूस्ट्रेशन के फॉर्म में बताया है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है बिग बैंग, दिस वन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो एक इवेंट हुआ था जिसे आप इमेजिन करते हो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, देन आफ्टर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम स्पैन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना दिख रहा है आपको? t इज इक्वल टू 10⁻⁻36 या 34 सेकंड है। मीन्स इट इज वेरी वेरी, मीन्स आप उसे नैनो सेकंड भी नहीं कह सकते, ये नैनो सेकंड से भी बहुत कम टाइम है। तो इतने से टाइम में बिग बैंग हुआ और यहाँ तक ये इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इन्फ्लेशन शुरू हुआ। तो इतना छोटा टाइम स्पैन में जो आप देख रहे, आप जो इमेजिन कर रहे थे ना कि एक्सप्लोजन हुआ होगा, सब जगह पे एनर्जी स्प्रेड आउट हुई होगी, तो इतने टाइम स्पैन तक कुछ भी नहीं हुआ था। नॉट ए एक्सप्लोजन, नॉट ए सिंगल light ray exist or not a single particle exist. Okay, after this much time इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ। इन्फ्लेशन को आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि सडनली एक पॉइंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, सडनली वो गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो जाता है। आप इमेजिन करके देखो। मैं टाइम यहाँ पे आपको कंसीडर करने को नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम है, बट आप इमेजिनेशन ऐसा करो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड वो सब एटॉमिक पार्टिकल से डायरेक्टली गोल्फ का जो बॉल होता है, आपने कभी देखा होगा गोल्फ बॉल, या लेमन साइज भी कह सकते हो, लेमन जितना ही होता है गोल्फ का बॉल, तो उतने साइज में इन्फ्लेशन हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड देन आफ्टर इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस, ये इन्फ्लेशन यहाँ से कंटिन्यू होने लगा। आप जो ये सेकंड स्टेज यहाँ पे देख रहे हो, ये है 10 इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तो ये कुछ एक नैनो सेकंड्स या मिली सेकंड्स में हमें काउंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉसिबल डार्क मैटर रेसिड्यूज, मीन्स यहाँ पे जो था ना, ये इसे कहते हैं डार्क एज। क्योंकि यहाँ से जो इन्फ्लेशन हुआ यहाँ तक, यहाँ पे कौन सा भी मैटर फॉर्म नहीं हुआ या लाइट भी नहीं थी यहाँ तक, तो इसे डार्क एज कहते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ डार्क एज कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है डार्क एज का। हम इसके डिटेल देखेंगे, जस्ट मैं ये डायग्राम आपको यहाँ पे जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअली उस स्टेज में हुआ क्या था। आफ्टर दैट जब टाइम आया t इज इक्वल टू 10⁻⁻4, मीन्स ये कुछ मिली सेकंड्स का टाइम है। तो ये मिली सेकंड्स के टाइम में न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हुआ। न्यूक्लियस मीन्स वॉज व्हाट, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आके न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, उसे न्यूक्लियो सिंथेसिस भी कहते हैं या न्यूक्लियस फॉर्म होना भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियो सिंथेसिस हुआ, मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बनना शुरू हुए। देन आफ्टर ये जो है 10 t इज इक्वल टू 10⁻², अभी यहाँ पे टाइम बढ़ गया है थोड़ा, यहाँ पे 10⁻² आया है। मीन्स व्हाट, सम मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स में काउंट होने वाला है कि आफ्टर बिग बैंग कुछ मिनटों बाद
यहाँ पे न्यूक्लियाई फॉर्म होना शुरू हुआ। न्यूक्लियाई मीन्स व्हाट, जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ आके एक न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। ओके, देन आफ्टर ये जो इतना पीरियड है टाइम का, ये कितना है, t इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ ईयर्स। अभी ये ईयर्स में है, नॉट ए सेकंड। इतना जो था पहले का टाइम ये सब सेकंड में था, बट दिस इज अ ईयर, मीन्स 3 लाख, 3 से 3.5 लाख ईयर्स तक क्या हुआ, इस यहाँ पे जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ था उसमें से फॉर्म होने लगे मैटर, और एक बार मैटर फॉर्म होने लगा तो एनर्जी भी फॉर्म होने लगी, लाइट भी फॉर्म होने लगी। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड रेडिएशन इज विजिबल। मीन्स जो हमें पता है कि लाइट जो है ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में आती है। ओके, जो हमें दिखता है स्पेक्ट्रम वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट ऐसा भी स्पेक्ट्रम होता है लाइट का जो इनविजिबल होता है टू ह्यूमन आई। तो यहाँ से लाइट फॉर्म होने लगी, यहाँ से एटम्स बनने शुरू हुए, मीन्स मैटर बनना शुरू हुआ, और एनर्जी भी बाहर आनी शुरू हुई फ्रॉम दिस ऑल डेंस मैटर। ओके, तो इसके बाद लगभग इतना पीरियड, ये कितना है, t इज इक्वल टू 10⁻⁹ ईयर्स, मीन्स ये कुछ मिलियंस में जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि 400 मिलियंस, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 400 मिलियन ईयर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, मीन्स व्हाट, यहाँ पे गैलेक्सीज बनना शुरू हुआ, यहाँ पे स्टार्स बनना शुरू हुए, अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में आप देख सकते हो, लाइक प्लैनेट्स, जहाँ जहाँ पे मैटर एग्जिस्ट करता है, एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होने लगे लगभग बिग बैंग होने के बाद 400 मिलियन ईयर बाद। देन आफ्टर जो ये स्पैन है, ये t इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हो 13.8 इंटू 10⁻⁹, मीन्स ये हो रहा है 13.8 बिलियन ईयर्स। ये हम अभी का यूनिवर्स है, ये लास्ट वन। सो ऑल दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर यूनिवर्स और हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स। तो अभी आगे के पिक्चर में या आगे के सेक्शन में इसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कौन से स्टेप का आगे के स्टेप के साथ क्या लिंकिंग है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये डायग्राम, एक बार वापस से मैं करता हूँ आपको अगर थोड़ा मिस आउट हुआ होगा। कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद लगभग नैनो सेकंड से भी कम सेकंड में जो है वो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। देन आफ्टर सम नैनो सेकंड्स इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ, मीन्स सडनली एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं है, यहाँ पे होना है एक्सपांशन। एक्सप्लोजन तो यहाँ पे ही हुआ था, बट ये और ये टाइम जो है ये बहुत ही कम है, इसलिए हमें एक्सप्लोजन यहाँ पे ही दिखता है। बट एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ था सब एटॉमिक लेवल पे। उसके बाद कुछ ही नैनो सेकंड्स या उससे भी कम के बाद इन्फ्लेशन हुआ। सी, एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेशन इज समहाउ डिफरेंट, आप हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। बट इन्फ्लेशन यहाँ से शुरुआत हुई एंड धीरे धीरे फिर कुछ नैनो सेकंड्स के बाद जो है कि डार्क एनर्जी एंड कुछ ऐसे प्लाज्मा पार्टिकल्स बनना शुरू हुए यहाँ पे, जिसकी वजह से आगे जाके कुछ मिनटों में न्यूक्लियाई फॉर्म होना शुरू हुआ, न्यूक्लियाई के एलिमेंट्स फॉर्म होना शुरू हुआ, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट कुछ मिनटों के बाद न्यूक्लियाई फॉर्म होना शुरू हुआ, मैटर फॉर्म होना शुरू हुआ। एंड देन आफ्टर द फ्यू मिलियन ईयर्स यहाँ पे मैटर एंड लाइट एंड जितने भी विजिबल एनर्जी फॉर्म है ये यहाँ पे दिखने शुरू हुए। और उसके 400 मिलियन ईयर बाद एक्चुअल में गैलेक्सीज, स्टार्स बनना शुरू हुआ। और उसके बाद लगभग
9 से 10 बिलियन ईयर बाद ये अब हमारा टुडेज यूनिवर्स हम अभी जो देख रहे हैं ये आज का यूनिवर्स है। ओके, तो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे इसे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। सो ये भी एक वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। आप अगर क्लोज लुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स कुछ सेकंड बाद बनने शुरू हुए, कुछ मिनटों बाद, फ्यू मिनट्स बाद न्यूक्लियाई फॉर्म होना शुरू हुआ। देन लगभग 3 लाख ईयर के बाद एटम बनना शुरू हुआ, उसके बाद गैलेक्सीज। देन सम बिलियन ईयर के बाद जो है वो एक्सपांशन कंटिन्यू होता रहा यूनिवर्स का। और आज जो है 10 मिलियन, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आज का यूनिवर्स है, परफेक्ट यूनिवर्स टुडेज डे। ओके, तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे क्या क्या हुआ है। ओके, सो फर्स्ट द यूनिवर्स वाज born with the big bang as an unimaginable hot and dense पार्टिकल, और आप कह सकते हो उसे कि एक क्लाउड जैसा प्लाज्मा था। ओके, जब पहला बिग बैंग का इवेंट हुआ या जो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वहाँ पे, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना वो हॉट था एंड डेंस था। सी, दो इसके मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जब मैंने आपको जैसा बताया था कि किसी भी मैटर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर जो भी है, मीन्स अगर प्लाज्मा है तो वहाँ पे आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, अगर वो मैटर है तो उसमें आपको एटम मिलेंगे। बट अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये भी एक दूसरे से वाइब्रेट होने लगते हैं, मीन्स इनको भी एक वेलोसिटी जैसा मोशन मिलता है। ओके, सो दैट मोशन क्रिएट द बैरियर। इसकी वजह से एक बैरियर बन गया था, और कौन सा भी लाइट, कौन सा भी एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रही थी, ड्यू टू वाई, बिकॉज इट इज सो हॉट एंड डेंस। तो ये कुछ मिली नैनो सेकंड्स और उससे भी कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ था, दिस मच। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, सडनली जैसा मैंने आपको कहा कि एक्सपीरियंस द इनक्रेडिबल बर्स्ट ऑफ एक्सपांशन नोन एज इन्फ्लेशन, कि इतने नैनो सेकंड्स के बाद एक सडनली एक बर्स्ट हुआ, and that burst create the expansion of that particular dense subatomic particles, और उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, वो जो इन्फ्लेशन है इट सेल्फ एक्सपांडेड फास्टर देन लाइट। यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर कौन सी लाइट या कौन सी भी मैटर है वो लाइट से ज्यादा कैसे एक्सपांड हो सकता है। थोड़ा आपको इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर लाइट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे लाइट है जैसा यूनिवर्स में क्रिएट हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, अगर लाइट एग्जिस्ट करता है और उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ पे स्पेस तो होना चाहिए समहाउ, राइट। बट हमने जब देखा कि यूनिवर्स जब बना, बिग बैंग का जो पहला इवेंट था, पहला पॉइंट था, वहां पे इतना कम टाइम था और इतना कम स्पेस था या स्पेस बना ही नहीं था, इसकी वजह से लाइट भी बाहर नहीं आ पाया या एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया। बट उसके बाद जो एक्सपांशन हुआ है जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो इतना हुआ है कि अगर लाइट यहाँ से बन भी जाता है तो उससे भी ज्यादा स्पीड से स्पेस बनना शुरू हुआ। ओके, एंड दैट वाई द स्पेस क्रिएटेड फर्स्ट एंड देन लाइट उसके बाद में उसमें ट्रैवल होना शुरू हुआ। विदाउट स्पेस लाइट ट्रैवल हो ही नहीं सकता। ओके, सो दैट्स वाई वी कंसिडर हियर कि यहाँ पे जो एक्सपांशन रेट था इन्फ्लेशन का वो इतना हुआ होगा कि इट इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे फिर एक बार एक्सपांशन होना शुरू हुआ, स्पेस बनना शुरू हुआ। उसके बाद जो हुआ है कि जो, एक मिनट,
सो उसके बाद जो हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पे कहा था कि हॉट एंड डेंस मैटर था. सो द हॉट एंड डेंस मैटर मीन्स व्हाट, ओनली फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड लाइट प्रेजेंट. मीन्स यहाँ पे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स थे लाइक क्वार्क्स थे, क्वार्क से प्रोटॉन भी बनना शुरू हुआ था, एंड लाइट थे. वी नो द लाइट हैज इट्स ओन फोटॉन्स. तो जो फोटॉन्स बने थे वो, और जो फंडामेंटल्स एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे बनना शुरू हुआ. ओके. सो हॉट एंड डेंस, पूरा जो स्पेस था वो हॉट एंड डेंस था. बट जैसा एक्सपांशन, सॉरी, इन्फ्लेशन होता गया, उसके बाद आफ्टर द इन्फ्लेशन द ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यू. मीन्स जो इन्फ्लेशन हो रहा था वो कंटिन्यू होता चला गया, और उसकी वजह से जो हॉट एंड डेंस मैटर था वो धीरे धीरे कोल्ड होता चला गया. मीन्स इतना भी कोल्ड नहीं, बट एज कंपेयर टू दिस, मीन्स यहाँ पे जो हॉट था मीन्स इट इज अनइमेजिनेबल हॉट. बट जैसा इन्फ्लेशन कंटिन्यू होता गया, वैसा ही ये जो स्पेस में ये जो एलिमेंट्स थे या जो भी था सब एटॉमिक लेवल पे, वो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया, और यूनिवर्स जो है वो थोड़ा कोल्ड बनता गया. एंड एज इट गेट कोल्ड, तो ये जो प्रोटॉन्स एंड ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनके साथ, मीन्स जो प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी थे. ओके. बट इट इज इन सेपरेट फॉर्म. बट आफ्टर यूनिवर्स गेटिंग कोल्ड, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हुआ. एंड अगेन इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये तभी भी सेपरेट ही थे, नॉट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. इसीलिए हम सिर्फ इसे मैटर कहेंगे, नॉट एटम. ओके. बिकॉज वाई इट इज सेपरेटेड. जो प्रोटॉन्स थे वो भी सेपरेट थे, इलेक्ट्रॉन्स भी सेपरेट थे, एंड न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल ही थे. इसकी वजह से वो प्रोटॉन्स के साथ जुड़ नहीं पाए, सिर्फ क्रिएट हो सके. ओके. और ये कब हुआ? ऑलमोस्ट इट्स 1 सेकंड. ये 1 सेकंड के बाद हुआ, यूनिवर्स बनने के 1 सेकंड के बाद. आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स वॉज फिल्ड विथ, मीन्स ये जो यूनिवर्स बना, एक्सपांड हुआ, इन्फ्लेट हुआ, वो पूरी तरीके से भर गया न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स से. और यहाँ पे हम लाइट भी कह सकते हैं, बिकॉज फोटॉन्स भी थे तो लाइट भी यहाँ पे एग्जिस्ट था. ओके. देन खाली ये इतने ही पार्टिकल्स नहीं बने यहाँ पे और पार्टिकल्स बने थे जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स एंड एंटी न्यूट्रॉन्स ऐसा भी कहते हैं. एंड कंबाइनली इसे हम कहते हैं एंटी मैटर. ANTI, एंटी मैटर. ओके. किसी को पता है क्या होता है ये एंटी मैटर? एनीबॉडी नोज? कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे आपने Uh, देखा है? so antimatter means it is same like matter but having the opposite charge for subatomic particles. ओके. बट यहाँ पे भी ऐसा भी तो कह सकते हैं ना हम कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और Yes, so for प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, तो ये अपोजिट चार्ज है, तो फिर प्रोटॉन इज ए एंटी मैटर. what's up? मीन्स आप जो कह रहे हो कि एंटी मैटर जो होता है वो अपोजिट चार्ज होता है, राइट? Yeah. बट आप अगर ये देखोगे बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी मैटर, कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है निगेटिव, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव, दिस ऑल्सो है अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स ना. तो ये एंटी मैटर हो सकते हैं क्या फिर? शायद हो सकता है. बट एज पर टुडेज सिनारियो एंटी मैटर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, या नेचुरली एग्जिस्ट नहीं है. हम उसे बहुत सारा पैसा खर्च करके and बहुत सारा एनर्जी खर्च करके बना सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है पूरे यूनिवर्स में एंटी मैटर का अभी भी. कोई बता सकता है? आई थिंक इज देयर रिपन प्रीत आल्सो देयर ना. एंटी मैटर. ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या है,
वी गेट कंफ्यूज अराउंड द वर्ड, जो वर्ड्स है उससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैटर क्या है और एंटी मैटर क्या है। लेट वी क्लियर कि एंटी मैटर क्या होता है और मैटर। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाओगे तो मैटर के जो बेसिक एलिमेंट्स है क्या क्या है एटम में, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और उसके अराउंड जो है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव, राइट। तो इसे हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा पार्टिकल दूं, सी, जब आप एंटी कहते हो, ओके, सो हियर वी नॉट कंसिडरिंग कि वो एंटी मीन्स उसके अपोजिट है। आप अगर एंटी थीफ अलार्म कहोगे तो व्हाट यू से कि एंटी थीफ अलार्म मीन्स जो थीफ होता है उसको हम प्रिवेंशन करने के लिए वो अलार्म लगाते हैं, बराबर है। इट इज नॉट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ थीफ, बट वी सेड दैट एंटी थीफ अलार्म। और भी कुछ उदाहरण से हम जान सकते हैं कि ये थोड़ा सा वर्डिंग का आपको कंफ्यूजन हो रहा है। सो एंटी मैटर में क्या होता है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी मैटर होते हैं कि लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव मिलेगा आपको, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ए एंटी इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एक दूसरे के साथ आ गए तो एक एटम नहीं फॉर्म होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये एक साथ आकर एक मैटर फॉर्म होता है। बट एंटी मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। एंड व्हेन दे गेट कंबाइन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इट डिस्ट्रॉय दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये एलिमेंट्स को ये डिस्ट्रॉय करेगा, ओके। तो इसे हम कहते हैं एंटी मैटर। जैसा इलेक्ट्रॉन के साथ है वैसा ही प्रोटॉन के साथ होता है और वैसा ही न्यूट्रॉन के साथ होता है। तो जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ या यूनिवर्स इस स्टेज में आया, इन्फ्लेशन के स्टेज में आया, तो वहां पे जितना मैटर था, मीन्स इतना अगर मैटर होगा तो उतना ही एंटी मैटर था, ठीक है। एक्चुअली भी देखिए यहाँ पे अगर 100% मैटर था तो साथ ही साथ एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता था 99% 9। और इसमें क्या हुआ कि इस एंटी मैटर ने इस मैटर को कर दिया डिस्ट्रॉय, ओके। और जो बचा था 0.01 या थोड़ा इससे ज्यादा परसेंट मैटर, उससे बना है आज का जितना भी हमें विजिबल यूनिवर्स दिखता है, वो उस मैटर से बना है। तो अभी थ्योरी यहाँ पे कहती है कि एक्चुअली फिर हुआ क्या, जब अगर एंटी मैटर और मैटर एक साथ आया और उसने ये पूरा डिस्ट्रॉय किया या न्यूट्रलाइज किया, तो फिर उसका हुआ क्या। तो ऐसा कहते हैं कि उस मीन्स मेरी थ्योरी है और कुछ लोगों की भी है कि जो उससे बना है, मीन्स ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसे हम डार्क मैटर कहते हैं। या फिर उसे अगर मैटर बना है तो डार्क मैटर कहेंगे, और अगर एनर्जी फॉर्म हुई है तो उसे डार्क एनर्जी कहेंगे, ओके। बट वी कैनॉट से दैट इट इज टोटली करेक्ट, बट एज पर द माई ऑल नो एनालिसिस एंड कुछ साइंटिस्ट है उनके एनालिसिस से भी, कि जब एंटी मैटर और मैटर एक साथ आए और वो न्यूट्रलाइज किया उन्होंने एक दूसरे को, तो वो बने डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। और जो बचा कुचा 1% मैटर था, उससे अभी जितना आपको विजिबल मैटर दिखता है यूनिवर्स में वो बना है, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है आप कि एक लगभग कुछ मिनटों बाद यूनिवर्स में मैटर फॉर्म हुआ और साथ ही साथ एंटी मैटर भी फॉर्म होने लगा, बट एज पर दियर कैरेक्टरिस्टिक वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज करने लगे, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आप सब क्लियर हो कि फोटॉन्स सॉरी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बने, और एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड न्यूट्रिनो, यहाँ पे एक्चुअली न्यूट्रिनोज है, न्यूट्रॉन्स चाहिए थे,
सो न्यूट्रॉन्स बने। देन जैसा इन्फ्लेट होता गया यूनिवर्स तो वो थोड़ा कोल्ड भी होता गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 minutes ऑफ द यूनिवर्स द लाइट एलिमेंट्स वेयर बॉर्न। अब यहाँ पे लाइट एलिमेंट्स मीन्स व्हाट, मैंने जैसा आपको कहा कि जितना मैटर बचा है आफ्टर मैटर एंड एंटी मैटर, तो उसके मैटर से मीन्स उसके एलिमेंट से और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लाइट एलिमेंट्स फॉर्म होने लगे। मीन्स व्हाट, एटम्स फॉर्म होने लगे कि एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये किसका एटम बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन का एटम। देन वैसा ही दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स एंड दो इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का एटम। तो ऐसे कुछ बेसिक लाइट एलिमेंट्स फॉर्म होने लगे यूनिवर्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड इसको हम कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। और ये बना है 3 minutes के बाद, ओनली 3 minutes आफ्टर द बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस होने लगा। ओके, अभी ये जो न्यूक्लियोसिंथेसिस था, इसमें क्या हुआ एक्चुअली कि ये हाइड्रोजन का बना एटम, या इसको बेसिकली आप न्यूट्रल एटम भी कह सकते हो, स्टेबल एटम। तो उसके बाद क्या हुआ, तो रफली 3,80,000 ईयर, 3 मिनट से लगभग 3.5 लाख ईयर्स तक आफ्टर द बिग बैंग मैटर कूल्ड इन फॉर एटम्स, कि इतना मैटर जो हॉट था वो इतना कोल्ड होता गया कि वो नंबर ऑफ एटम्स बनाना बन जाए। ओके, उससे नंबर ऑफ एटम्स हमने देखा कि ये जो एटम्स बनना शुरू हुआ था वो ऑलमोस्ट 3 मिनट के बाद हुआ था बिग बैंग के, और पूरी तरीके से जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचा था उसको पूरी तरीके से एटम्स में बनने को लगभग 3.5 लाख साल लगे। और उसके बाद जो हुआ वो हुआ कि कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी क्रिएट हुआ। इसको एस्ट्रोनॉमी में स्मोक गन भी कहा जाता है। स्मोक गन क्यों कहता है, स्मोकिंग गन्स, सॉरी, क्योंकि जब आप किसी गन से शॉट शॉट करते हो, बुलेट शॉट करते हो, तो उसके बाद एक स्मोक जैसा रह जाता है बैरल में। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि ये जो बिग बैंग इवेंट हुआ, तो वहां पे ऐसा कंसिडर करो कि बुलेट शॉट हुई, और एक बार बुलेट शॉट होने के बाद जो बचा हुआ स्मोक था वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन था। उसकी स्टार्ट जो थी ये 3.5 लाख साल जो है आफ्टर बिग बैंग वहां से हुई थी। ओके, तो यहां से शुरू होता है स्टार्ट ऑफ द डार्क एज। यहाँ से डार्क एज शुरू होता है, मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे मैटर तो था, लाइट भी थी, बट इन द माइक्रोवेव रेडिएशन के फॉर्मेट में थी। ओके, तो यहाँ से डार्क एज शुरू होता है। आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स, आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 400 मिलियन लाइट ईयर्स, सॉरी ईयर्स के बाद, बिग बैंग के इतने सालों बाद यूनिवर्स में जो है वो एक क्या कह सकते हैं उसे हम, यूनिवर्स एक इमर्ज होना शुरू हुआ, मीन्स फैलना और फैलना शुरू हुआ। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो डार्क एज था, कॉस्मिक डार्क एज, वो उसमें रीआयनाइजेशन शुरू हुआ। मीन्स व्हाट, कि आयनाइजेशन कब होता है, जब एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, उसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। ओके, ये पहले भी हो रहा था जब कुछ मिनट बाद बिग बैंग हुआ था, आफ्टर सम मिनट्स आफ्टर द बिग बैंग, बट उसके बाद जैसा फैलना शुरू हुआ था, इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ था, तब ये आयनाइजेशन जो था वो लगभग रुक गया था, इसीलिए ये डार्क एज आया था। बट आफ्टर द 400 मिलियन ईयर्स ये रीआयनाइजेशन शुरू होने लगा कॉस्मिक डार्क एज में। ओके, और एक बार ये शुरू होने के बाद ड्यूरिंग दिस टाइम विच लास्टेड मोर देन half a billion years, मीन्स ये रीआयनाइजेशन का प्रोसेस है, ये लगभग half billion years तक चला, मीन्स ये 400 मिलियन ईयर्स तक चला। तो क्लम्स ऑफ गैसेस एंड कोलैप्स, मीन्स
जितने भी ये गैसेस थे एटम्स के पार्टिकल्स के, ये एक दूसरे से कोलैप्स होने लगे। ओके, और ये क्यों होने लगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये टाइम में यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस क्रिएट होने लगे। एंड व्हाई इट इज क्रिएटिंग, बिकॉज मैटर एग्जिस्ट में जब आना शुरू हुआ तभी जाके फोर्स बनना शुरू हुआ। लास्ट टाइम हमने जितने फोर्स देखे थे, 4 फंडामेंटल फोर्स, ये सब मैटर के रिलेटेड है। अगर मैटर ही नहीं होगा तो ये कौन से भी 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस थे वो नहीं होंगे। जैसा जैसा यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ वो कोल्ड होना शुरू हुआ, कोल्ड होने के साथ ही साथ मैटर बनना शुरू हुआ, मैटर बनने के साथ ही साथ उसमें फोर्स, फंडामेंटल फोर्स बनने शुरू हुए। एंड ड्यू टू दैट फोर्स जो गैसेस के क्लम्स थे, मीन्स बड़े बड़े क्लाउड्स थे, बड़े बड़े एक डेंस एरियाज थे, वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने लगे ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, अट्रैक्शन, ऑल दैट। और वो इतना था कि इसमें जो हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस बनना शुरू हुआ और उसके साथ ही साथ स्टार्स बनने शुरू हुए, उससे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने। एंड एनर्जेटिक इसमें जो पूरा एनर्जेटिक इमर्जन था अल्ट्रावायलेट लाइट का, उससे क्या हुआ, जो न्यूट्रल हाइड्रोजन था वो डिस्ट्रॉय होने लगा। मीन्स न्यूट्रल हाइड्रोजन मीन्स इट इज वेरी न्यूट्रल, कि उसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय मीन्स उसको कन्वर्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट और इस जैसे एनर्जेटिक इनपुट्स कॉजेस का यूज होने लगा। एंड यहाँ से हमारी यूनिवर्स जो है वो फॉर्म होने लगी इन द स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्मेशन, लगभग 400 मिलियंस ईयर्स के बाद। देन द एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स ग्रेजुअली स्लो डाउन। अभी जो एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होता चला गया। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्सपांशन बहुत हो रहा था, इसकी वजह से वो जल्दी से कूल डाउन हो रहा था, मीन्स मैटर और पूरा यूनिवर्स। बट यहाँ पे जो एक्सपांशन है, इन्फ्लेशन है, ये स्लो डाउन होने लगा एज द मैटर इन द यूनिवर्स पुल्ड ऑन इटसेल्फ वाया ग्रेविटी। मीन्स जैसा कि ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स बनने शुरू हुए ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, तो इसकी वजह से ये एक्सपांशन जो है वो ग्रेजुअली स्लो होता चला गया। और ये कितनी देर चला, अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 बिलियन ईयर्स तक चला। देन उसके बाद जो है द मिस्टीरियस फोर्स नाउ वी कॉल डार्क एनर्जी, जो मैंने आपको कहा था कि जो मैटर एंड एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन से बना और एक दूसरे को जिन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बिगेन स्पीडिंग ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स अगेन। और जो 5 to 6 बिलियन ईयर्स के बाद जो एक्सपांशन वापस से शुरू हुआ, वापस से ट्रिगर हुआ, उसका कॉज ऐसा माना जाता है ड्यू टू द डार्क एनर्जी। ओके, एंड दिस एक्सपांशन और इन्फ्लेशन स्पीडिंग अप एंड अगेन यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअस फैलना शुरू हो रहा है। एंड टुडे इट्स ऑल्सो कंटिन्यूसली इन्फ्लेटिंग, कि ये अभी भी कंटिन्यूस इन्फ्लेट होता चला जा रहा है। एंड पूरे साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये मानते हैं कि इसको जो रीजन है बिहाइंड दिस इज द डार्क एनर्जी। Why it is dark energy? Because we cannot detect it, trace it, इसीलिए हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। ओके, तो अभी जो यूनिवर्स फैल रहा है एंड इट इज वेरी मीन स्पीडीली फैल रहा है, उसका जो स्पीड है इन्फ्लेशन का वो बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा स्पीड कौन सा इवेंट या कौन सा एलिमेंट दे सकता है, तो ये अभी तक पता नहीं चल रहा, डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो साइंटिस्ट ने जो एनर्जी इसके बिहाइंड है, जो ये पूरा इन्फ्लेट कर रही है यूनिवर्स को, उसको डार्क एनर्जी नाम दिया है। ओके, देन आफ्टर दिस ये जो फैलाव शुरू हुआ उसके लगभग ऑलमोस्ट 9 मिलियन ईयर्स के बाद, मीन्स बिग बैंग के बाद, हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म होना शुरू हुआ। जिस सोलर सिस्टम में हम अभी रहते हैं वो 9 बिलियन ईयर्स के बाद आफ्टर द बिग बैंग फॉर्म होना शुरू हुआ है। एंड एनीबॉडी कैन
टेल कि अभी जो हमारे सोलर सिस्टम या सन का जो एज है वो कितना है? यस, 4.5 billion years. राइट। हमारे सन का मीन्स सोलर सिस्टम और सन ये एक ही साथ बने हैं हमारे, तो हम इसे कंबाइनली कह सकते हैं कि हमारा जो सन है, सूरज है, उसका एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके, और ऐसा कहते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट ए हाफ ऑफ इट्स लाइफ, कि और प्लस इतना ही अगर टाइम आप ऐड करोगे तो इतना लाइफ स्पैन है हमारे सूरज का। ओके, हमारे सूरज ने अपना जो फ्यूल रहता है, हर एक स्टार का अपना खुद का फ्यूल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जो साइकिल आती है, हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो उसमें का हाफ ऑफ फ्यूल उसने बर्न किया है एंड हाफ ऑफ फ्यूल अभी तक बाकी है। एक बार वो भी खत्म हुआ तो हमारा स्टार भी खत्म होगा। तो यहाँ से अभी तक मीन्स जो हमने देखा, तो यहाँ तक हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया था। अब सोलर सिस्टम फॉर्म होने के बाद क्या क्या हुआ, प्लैनेट्स कैसे बने, फिर उनको ऑर्बिट कैसे मिली, ऑर्बिट बनने के बाद अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों आई, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ क्यों नहीं आई, ये हम जब सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे तब देखने वाले हैं। अभी हमने क्या स्टडी किया कि बिग बैंग होने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या क्या हुआ टिल आवर सोलर सिस्टम क्रिएटेड और बॉर्न। ओके, तो इसमें वापस से एक क्विक रिकैप करेंगे, तो हम एक नेक्स्ट हमारा जो छोटा टॉपिक है इससे कंटिन्यू वो करेंगे। तो कोई बताएगा फर्स्ट क्या हुआ बिग बैंग होने के बाद? कैन वी टेक दैट डायग्राम अगेन? जो डायग्राम थी हमारी, लेंगे वो, दिस वन। ओके, तो इसे देख के कोई बता सकता है कि क्या हुआ है बिग बैंग होने के पहले बाद? यस, आप थे ना यहाँ पे लेक्चर में? कोई बताएगा? यहाँ पे बिग बैंग हुआ है इस पॉइंट में। See, I know that you understand it and you also willing to tell, but ये जो इंटरेक्शन ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि आपका जो आंसर देने का स्किल है ना, कम्युनिकेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कम्युनिकेट इट विथ अदर्स, तभी जाके आप अच्छे से एस्ट्रोनॉमी सीख पाओगे। आप अगर जो आपको अंडरस्टैंड है वो कम्युनिकेट कर पाओगे। तो क्या हुआ आफ्टर दिस फर्स्ट बिग बैंग पॉइंट? यस, So an inflation occurred from one point. ओके, After that, uh, the next step was uh, subatomic particles बनना शुरू हो गया. यस, Then it was like next was protons and neutrons collided and became nucleus. ओके, Um, then ऐसे गैलेक्सीज और स्टार्स बनना शुरू हो गया. ओके, करेक्ट। और कोई बताएगा? किसी को आइडिया? यस, ठीक है, एक क्विक रिकैप करता हूं मैं, आप ध्यान से देखो, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड होगा अच्छे से। जैसा हमें पता है कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं था। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा एटॉमिक बॉम्ब जैसा आता है, एक्सप्लोड होता है, सारा बड़ा एक्सप्लोजन आता है, ऐसा नहीं हुआ है। वंस अगेन, इसे बिग बैंग क्यों नाम दिया? बिकॉज इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी जो मैटर स्पेस टाइम था, वो एक ही सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल के अंदर था, और उससे जो बाहर आया इतना सारा पूरा यूनिवर्स, इसीलिए इसे बिग बैंग कहा गया है। ओके, आप ऐसा मत कंसिडर करो कि एक्सप्लोजन हुआ अब हम ऐसा फैलता गया, ऐसा नहीं है। तो बिग बैंग होने के कुछ ही माइक्रो या नैनो सेकंड बाद यहाँ तक
क्या होना शुरू हुआ? कुछ भी नहीं था, नो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। बट आफ्टर दिस नैनो सेकंड्स इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ। दिस वन, फ्रॉम दिस पॉइंट, इन्फ्लेशन। अभी एक्सप्लोजन और इन्फ्लेशन थोड़ी सी अलग टर्म्स है, थोड़ा सा फर्क है। लगने को या दिखने को तो सेम ही दिखते हैं, बट थोड़ा सा अलग उसमें होता है। इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होता है, ओके। और एक्सप्लोजन जो होता है, आप अगर उसका इक्वेशन वगैरह देखोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसी टर्म्स दिखेंगी कि ये दोनों एक्टिविटीज को थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट करती है। तो कुछ नैनो सेकंड्स के बाद इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद लगभग कुछ और मिली सेकंड्स तक ये इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहा, जिसमें सब एटॉमिक लेवल पे एक्टिविटीज होने लगी थी, ओके। यहाँ पे जिसे हम ये मिली सेकंड्स का एरिया कहते हैं। आफ्टर दैट LHS मीन्स प्रोटॉन्स और लाइट वेट पार्टिकल्स यहाँ पे बनना शुरू हुआ इस फॉर्म में। फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे जो है न्यूक्लियोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगी। मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे न्यूक्लियाई बनना शुरू हुआ, बट स्टिल यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हुई थी। जैसे क्वार्क्स वगैरह पार्टिकल्स होते हैं, उससे प्रोटॉन्स बनने शुरू हुए और उससे न्यूक्लियाई बनना शुरू हुआ। आफ्टर 10⁻², मीन्स 1 मिनट या 2 मिनट के बाद यहाँ पे एक्चुअल में मैटर बनना शुरू हुआ, न्यूक्लियाई बनना शुरू हुआ। एक्चुअल में न्यूक्लियाई में आता है पूरा आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन भी आएगा, ओके। देन आफ्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स यहाँ पे 3 × 10⁻⁵ मीन्स लगभग 3 से 3.5 लाख सालों के बाद यहाँ पे एक्चुअली कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन का बैकग्राउंड जो है वो बनना शुरू हुआ। मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो यूनिवर्स का इन्फ्लेशन था वो कंटिन्यू होता चला गया। इसकी वजह से जो हॉट एंड डेंस यूनिवर्स था वो कूल्ड होता चला गया यहाँ पे, और उसके कारण एक्चुअल में मैटर बनना शुरू हुआ यहाँ पे। यहाँ तक सब प्लाज्मा स्टेट में था, मीन्स व्हाट, सब एटॉमिक लेवल पे था यहाँ पे। बट जैसा यूनिवर्स कोल्ड होता चला गया, यहाँ पे मैटर बनना, देन लाइट बनना, ये सब यहाँ पे शुरू हुआ। फ्रॉम दिस 3 to 3.5 lakh ईयर टू ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर एक्चुअली स्टार्स बनना शुरू हुआ, गैलेक्सीज फॉर्म होने शुरू हुए, और अलग अलग जो एलिमेंट्स थे यूनिवर्स में वो बनना शुरू हुआ। एंड फ्रॉम दिस 400 मिलियंस ईयर के बाद लगभग 9 से 12 बिलियन ईयर्स तक का स्पैन ये सब बनता गया, और आज का जो यूनिवर्स है ये हमें अभी ये दिख रहा है, ओके। तो अब अगर इसे इमेजिन करोगे तो ये आपको किसी भी एंगल से एक्सप्लोजन नहीं लगेगा, ओके। एक्सप्लोजन नहीं लगेगा। ये जो है, ये यूनिवर्स ने क्या किया है या कैसे फॉर्म हुआ है, कि यहाँ पे बिग बैंग में जो बाहर आया सब एटॉमिक लेवल पे, उसको धीरे धीरे स्पेस ने स्ट्रेच आउट किया है, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर लेमैन टर्म में कहा जाए तो इसे स्ट्रेच आउट किया है। एंड इसे स्ट्रेच आउट करने से क्या क्या हुआ है, एक तो जो हीट था या हॉट टेम्परेचर था वो कूल डाउन होता चला गया, उसकी वजह से सब एटॉमिक लेवल से लेके एटॉमिक लेवल एंड देन मैटर के लेवल पे पूरा यूनिवर्स फॉर्म हो गया, ओके। सो इट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हाउ द यूनिवर्स फॉर्म। आपको इसमें अभी कुछ डाउट है? सिंपल स्टेज में मैंने बताया है। आप वापस से इस डायग्राम को थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम स्पैन है फ्रॉम दिस, कि कुछ मिनटों बाद से लेके कुछ लाखों ईयर के स्पैन का, इसे डार्क एज कहते हैं यूनिवर्स का। क्योंकि इसमें हुआ क्या कि मैटर भी बना, एंटी मैटर भी बना, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगे या डिस्ट्रॉय करने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, लाइट भी फॉर्म नहीं होने लगी, मैटर जो है वो भी फॉर्म नहीं होने लगा, और पूरा यूनिवर्स एक साइलेंट मोड पे या हाइबरनेशन के मोड पे आप कह सकते हो चला गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि यूनिवर्स में कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी, ओके।
लगभग ये कितने साल चला, 3.5 से 4 लाख सालों तक चला, उससे भी थोड़ा ज्यादा, ऑलमोस्ट 400 मिलियन। हाँ, तो जब ये जो इनका फाइटिंग है एंटी मैटर एंड मैटर, इनका जब खत्म हुआ और जितना मैटर बचा, उस मैटर में बाद में फिर एक्टिविटीज शुरू हुआ। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 400 मिलियन ईयर्स तक। ओके, सो दिस इज द ऑल बिग बैंग प्रोसेस टिल टुडे। आज तक जितना प्रोसेस हुआ ये। अभी दूसरी बात आती है कि ये हमें पता कहाँ से चला, हाउ वी नो इट, बिकॉज ये जो इतना ट्रेस बैक करोगे, लगभग 13.5 मीन्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई ये घटना थी। इसके बारे में डिटेल हमें कैसे पता चले, तो इसके दो रीजंस है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक प्रोसेस हुआ है उसमें एक जो चीज है, ये कॉस्मिक वेव माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, मीन्स ये जो लाइट का फॉर्म बाकी रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप अगर किसी गन से बुलेट शॉट करते हो, तो आफ्टर शॉट दैट ट्रिगरिंग दैट बुलेट, गन में स्मोक बचता है। ओके, तो ये स्मोक कह सकते हो आप, ये जो पूरा एक्शन रिएक्शन यहाँ पे हुआ, उसका ये स्मोक अभी तक आपको पूरी यूनिवर्स में दिखाई देता है। ओके, देन अभी साइंटिस्ट ने क्या किया है, आपको अगर पता होगा तो एटॉमिक एक्सीलरेटर करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं, दो एटम्स, मोस्टली ये हाइड्रोजन के एटम्स ही लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक एलिमेंट है और लाइट वेट है। तो ये दोनों एटम्स को एक एक्सेलरेटर का मशीन होता है, एटॉमिक एक्सेलरेटर बोलते हैं उसे। तो एक एटम को यहाँ से ट्रिगर आउट करते हैं और एक एटम को यहाँ से ट्रिगर आउट करते हैं, और ये दोनों को साइक्लिक फॉर्म में ट्रिगर आउट किया जाता है जब तक उनकी जो वेलोसिटी है ये क्लोज टू लाइट के वेलोसिटी तक नहीं आती। एक बार ये लाइट के वेलोसिटी के क्लोज गई, तो ये दोनों को एक साथ कोलैप्स किया जाता है, कोलिजन किया जाता है। और उस कोलिजन से जितना एनर्जी आता है बाहर, ये ऑलमोस्ट एनर्जी होता है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स में था उतना। और उस इवेंट को साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि इस इवेंट में क्या हुआ है। तो इस इवेंट में ही हमें पता चला है कि एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। देन जब दो एटम्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो क्या क्या एक्शन बनता है, मीन्स क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये सब स्टडी करने के बाद और ऐसे कुछ प्रूफ्स को एक साथ स्टडी करने के बाद हमने ये पूरा जो प्रोसेस है ये ट्रेस आउट किया है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट फ्रॉम बिग बैंग टू टुडेज यूनिवर्स। अभी हम हमारे नेक्स्ट एक छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें अभी तक कुछ डाउट है आपको कि कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? यस, डू यू हैव एनी सर, डाउट? एक आपने एक पॉइंट बताया था कि जब हम मैटर एंड एंटी मैटर को मिक्स करते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी के हिसाब से डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी बननी चाहिए। तो फिर मुझे ये जानने में क्यूरियोसिटी थी कि आपको वो क्यों लगता है, लाइक उसका कोई मेन पॉइंट्स या फिर कुछ थ्योरीज। देखिए क्या होता है कि जैसा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहता है कि कोई भी चीज़ को, एनर्जी को खासकर, तो हम बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सिर्फ कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, एंड जो आइंस्टाइन का जो खुद का एक प्रिंसिपल है कि वो मैटर एंड एनर्जी इट इज ट्रांसफरेबल, मीन्स एक दूसरे के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो सकते हैं, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में। तो ये जो एंटी मैटर एंड मैटर था, ये जब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते मीन्स समव्हाट जो उनका रिजल्टेंट मास होता है वो जीरो हो जाता है। अगर मैटर का मास है 5, एंटी मैटर का मास है -5, ऐसा पकड़ लीजिए, अगर वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा, मास जीरो हो जाएगा। अगर मास जीरो होता है तो एज पर द आइंस्टाइन थ्योरी कि मास पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बट इतना एंटी मैटर एंड इतना मैटर अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो वी स्टिल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ proof, supportable proof that that much energy
एग्जिस्ट, कि इतनी एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है या थी पहले। तो ऑब्वियसली जो हमें डिटेक्ट नहीं हो रही है अभी तक एक एनर्जी, वो डार्क एनर्जी ही है यूनिवर्स में, जो पूरे यूनिवर्स को एक्सपांड कर रही है। तो मेरा ऐसा कंक्लूजन था कि ये जो एंटी मैटर मैटर ने एक साथ किया कोलिजन, तो उसकी वजह से जो डार्क एनर्जी बनी है, दैट इज कॉजिंग ऑल दिस, और उसका रिजल्ट डार्क एनर्जी में आया है ऐसा। ओके सर। बट स्टिल इट इज इन साइंटिफिक कम्युनिटी में वो और भी ऐसा है कि कोई लोग नहीं मानते, कोई मानते हैं इसे। बट आप अगर इसमें एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ करना चाहते हो आगे, तो आप इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कर सकते हो। इसलिए ये एटॉमिक एक्सलेटर का यूज़ करते हैं कि एंटी मैटर का बिहेवियर क्या होता है, ये स्टडी करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट है। साथ ही साथ सब एटॉमिक लेवल पे क्या एक्शंस होते हैं ये भी स्टडी करते हैं उसमें। तो अगर एक प्रोमिनेंट प्रूफ हमें मिलता है, तो वी कैन इजीली से दैट कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है करके। और किसी को कुछ डाउट? सर एक और छोटा सा डाउट था कि लोग कहते हैं कि अगर हमारा सन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड जो अर्थ पे वाटर है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो फिर इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन होगी? लाइक वो कहते हैं कि वाटर ऑन अर्थ इज मच मोर ओल्डर देन सन। यस, वाटर ऑन अर्थ इज मच मोर ओल्डर। ये हम डिटेल में तो जाएंगे जब सोलर सिस्टम और इसका स्टडी करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो वाटर है हमारे अर्थ पे, इट इज ए एलियन एलिमेंट है वो। एन एलियन एलिमेंट मीन्स व्हाट, कि ये एलिमेंट जो है वाटर, वो आया है सोलर सिस्टम के बाहर से। ओके, ये कैसे आया है ये भी बहुत जानने जैसी चीज़ है, क्योंकि आप अगर कॉमेट को स्टडी करोगे, कॉमेट और उसके रिगार्डिंग, तो ऐसा कहा जाता है कि कॉमेट में आइसी पार्टिकल्स होते हैं, या वो पूरी तरीके से आइसी होता है। तो ये कॉमेट जो है ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट एरिया से आते हैं सोलर सिस्टम में। और आउटर मोस्ट एरिया जो है हमारे सोलर सिस्टम का, इट इज़ वेरी वर्नेबल। मीन्स व्हाट, कि वर्नेबल, उसे ऐसा कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है कि कुछ दूसरे सोलर सिस्टम या कुछ दूसरे एरिया से वहाँ पे कॉमेट्स आते हैं, वो सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं ऐसा। तो जितना भी हमने स्टडी किया है वाटर का हमारे अर्थ पे जितना है, तो वो हमारे सोलर सिस्टम के जितने आईसी एस्ट्रॉइड से या आईसी एलिमेंट से, उनसे मैच नहीं करता है। वो मैच करता है आउटर बेल्ट से जो कॉमेट्स आते हैं उससे। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां से जो वाटर आया है अर्थ के ऊपर, वो किसी सोलर सिस्टम के बाहर के एलिमेंट से अंदर आया है। सो ऑब्वियसली कि वो अगर सोलर सिस्टम के बाहर के एलिमेंट से आया है, तो वो सोलर सिस्टम बनने से पहले एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज इट टेक्स दैट मच ट्रैवलिंग टाइम। और फिर वो सोलर सिस्टम में आया, और वहां से पानी जो है वो खाली अर्थ के ऊपर नहीं लाया उसने, मार्स के ऊपर लाया था। इवन दो वीनस ऑल्सो हैव वाटर इन पास्ट, मर्क्यूरी ऑल्सो हैव वाटर इन पास्ट। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि सन से भी पुराना पानी हमारे पृथ्वी पे है एज वाइज। और कुछ डाउट? हेलो, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, देन वी कंटिन्यू आवर लेक्चर टुमारो। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये पूरा सोलर सिस्टम, ये यूनिवर्स बना कैसे, मैटर बना, सब एटॉमिक पार्टिकल से मैटर बना, एंटी मैटर बना। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन होता गया। उसके बाद जो क्लाउड्स थे गैस के, उस गैस के क्लाउड्स को फोर फंडामेंटल फोर्स की वजह से एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होने लगे वो मैटर या पार्टिकल्स, और उसकी वजह से स्टार्स बनना शुरू हुआ। और ये जो इसको प्रोसेस बोलते हैं स्टार फॉर्मिंग का, वो पर्टिकुलर एरियाज में होता है जहाँ पे डेंस गैस क्लाउड्स होते हैं पूरे यूनिवर्स में। और उस डेंस गैसियस क्लाउड्स को कहते हैं नेबुलास। ओके,
तो एक्चुअली हम देखेंगे गैशियस क्लाउड्स जो होते हैं उसे नेबुलास कहते हैं, एंड इन जनरल उसे स्टेलर नर्सरीज भी कहते हैं। मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे स्टार्स फॉर्म होते हैं, स्टार्स बॉर्न होते हैं वहाँ पे, बॉर्न होने के बाद बड़े होते हैं, डेथ होती है, और उनके डेथ का जो रेसिड्यूल्स बचता है उसी से ही नेबुलास बनते हैं फिर से, और फिर से वहाँ पे स्टार्स बनते हैं। तो ये साइकिल ऐसा चलता रहता है। तो नेबुलाज एक्चुअली क्या होता है, एक गैस का बहुत बड़ा डेंस एरिया होता है जहाँ पे बहुत डेंस गैस होती है। ऑलमोस्ट ये जो गैस है इसमें 90 to 95% जो है वो होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर उसके बाद आपको अगर कुछ थोड़ा सा दिखेगा तो कार्बन दिखेगा, ऑक्सीजन दिखेगा, बट इतना पूरा जो है हाइड्रोजन होता है। और ये गैशियस क्लाउड होते हैं। ओके, तो इस गैशियस क्लाउड में स्टार्स बनते हैं। आप अगर ये पिक्चर देखोगे तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज द स्टार्स, दिस आर द स्टार्स, एंड ये फॉर्मिंग हो रहा है। ये पूरा एरिया जो है इसे नेबुला कहते हैं। ये जो नेबुलाज है इनके अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स उनके अलग अलग टाइप्स है। ये एक कंबाइन अलग अलग नेबुला का पिक्चर है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग शेप्स आपको दिखाई देंगे। किसी का सर्कुलर है, किसी का ओवल है, किसी का आपको वैसा फ्लावर जैसा शेप दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स वो हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। तो उनमें से कुछ फेमस नेबुलाज है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो है इसे कैरी कैरीना नेबुला कहते हैं। ये एक ब्यूटीफुल कलर पिक्चर में आपको दिखेगा। एक्चुअली इसे जब आप देखते हो टेलीस्कोप से तो एक्चुअली इसका कलर जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता है। इसे फिल्टर यूज करके देखा जाता है, या इसे बाद में फिल्टराइजेशन किया जाता है इसका कलर डिटेक्शन करने के लिए। ओके, क्योंकि इतने दूर से अगर कुछ नेबुलाज या कुछ ऐसे पिक्चर दिखते हैं तो ऑब्वियस है कि उनका जो लाइट है वो लाइट बहुत डिस्टर्ब होके आता है। इसकी वजह से वो एक्चुअल उनका जो कलर है वो दिखता नहीं, तो उसे हमें बाद में फिल्टराइज करना पड़ता है, और बाद में जाके फिर ऐसा पिक्चर यहाँ पे दिखता है। तो इस नेबुला में आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे डॉट्स या स्पॉट दिख रहे हैं, ईच स्पॉट इज ए स्टार। कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बट ईच स्पॉट इज ए स्टार। तो ये कैरीना नेबुला है। उसके बाद आता है हॉर्स हेड नेबुला। आप अगर इस नेबुला को देखोगे तो इसका जो शेप है एक हॉर्स के हेड के जैसा यहाँ पे दिखता है। ये भी टेलीस्कोप से बहुत ही अच्छा दिखता है। आप अगर इसे देखोगे ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसे हॉर्स हेड नेबुला कहते हैं। आप भी इस नेबुला में देख सकते हो कि स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये जो सब छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ऑल आर स्टार्स। देन सेकेंड वन इज वेरी फेमस नेबुला, ओरायन नेबुला। ये तो टेलीस्कोप से हमें इतना अच्छा दिखता है, एक्चुअल में इतना ऐसा दिखता है, विथ सेम कलर कॉम्बिनेशन, विथ सेम शेप। जो 12 इंच टेलीस्कोप होता है आप अगर उससे देखोगे तो आपको एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। तो इसमें भी आपको एक ये नेबुला में एक ट्रेपेजॉइडल शेप है, इसमें नहीं डिटेक्ट हो रहा। उस ट्रेपेजॉइडल स्टार्स, 4 स्टार्स है बेसिकली, उसकी वजह से ये नेबुला इतना इल्यूमिनेट हुआ है। ओके, तो ईच डॉट हियर ऑल्सो ए स्टार। देन उसके बाद आएगा ये डम्बेल नेबुला। इसका जो शेप है थोड़ा सा डम्बेल जैसा है, इसलिए इसे डम्बेल नेबुला भी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है ये नेबुलास, कि ये एक गैस के क्लाउड से, डेंस क्लाउड, और इसमें क्या होता है किसी एरिया में ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ये जो गैस है हेलियम का, सॉरी हाइड्रोजन का, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू होता है, और वो कंज्यूम करना शुरू होता है आसपास की गैस को। और एक बार वो एक ऐसी स्टेज में आ जाता है कि वो एक ऑटोमेटिक फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करता है, और फिर बाद में जाके वो इतना डेंस हो जाता है या इतना गैस कलेक्ट कर लेता है कि उसको दूसरे गैस की जरूरत नहीं पड़ती आसपास के, वो अपने आप इल्यूमिनेट होना शुरू होता है और वो बन जाता है स्टार। जब हम स्टार फॉर्मेशन देखेंगे तो ये डिटेल में बताऊंगा आपको,
बट फिलहाल ये नेबुलाज हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो नेबुलाज क्रिएट कैसे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा बड़ा मीन्स एक टॉपिक है कि नेबुलाज दो टाइप में क्रिएट होते हैं। एक तो स्टार की जब डेथ होती है, तो देर इज नंबर ऑफ टाइप्स कैसे स्टार डेथ होता है। तो उसमें से कुछ टाइप्स है जैसा सुपरनोवा, देन रेड जायंट होता है स्टार, बड़ा रेड कलर का, और उसमें भी नेबुला बनता है। सुपरनोवाज में भी नेबुला बनता है। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ नेबुला कैसा बनता है, जब कोई दो पर्टिकुलर स्टार्स जो है या ऑब्जेक्ट से एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को, और उसमें बहुत सारी गैस एंड एनर्जी बाहर डाली जाती है। दैट इवेंट इन दैट इवेंट ऑल्सो नेबुला क्रिएट। एंड फ्रॉम यूनिवर्स, जब यूनिवर्स बना हमने देखा, तो उसमें भी जहाँ जहाँ पे डेंस क्लाउड का एरिया था, वो भी एक्चुअली नेबुलाज ही थे, बट वो इतने बड़े थे कि वी कंसिडर दैट एज ए नो क्लाउड एरिया, और कभी कभी तो उसे स्मॉल गैलेक्सी या सैटेलाइट गैलेक्सीज भी हमने कहा है। ओके, तो ये नेबुलाज ऐसे दो तीन टाइप से बनते हैं। अभी जो आप नेबुलाज देखे हैं, ये पूरी नेबुलाज जो है ये सुपरनोवाज से बने हुए नेबुलाज है। ओके, तो उनका भी स्टडी का अलग एक साइंस है। नेबुलास को कैसा स्टडी किया जाता है, उनको स्टडी क्यों किया जाता है, ये भी देखना जरूरी होता है। तो ये जैसा जैसा हम स्टार्स देखेंगे, स्टार्स की डेथ कैसी होती है ये देखेंगे, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। बट फिलहाल तो एक नेबुला का छोटा टॉपिक था जो मैं इसी टॉपिक के अलाइन कवर किया। अभी टुमारोज इन टुमारोज टॉपिक हम देखेंगे स्टार कैसे बनते हैं, स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है, एंड स्टार की डेथ कैसी होती है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स की नंबर ऑफ वेज होते हैं जिससे स्टार की डेथ होती है। तो ये कल के लेक्चर में देखेंगे। इस वीक में हम लगातार आज, कल और सैटरडे को 3 दिन कंटिन्यूसली लेक्चर लेंगे, बिकॉज जो पहले 3 दिन थे उसमें थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं नहीं ले सका। तो इन टुमारोज लेक्चर हम लेंगे कि स्टार्स का बर्थ कैसा होता है थ्रू दिस नेबुलाज, उनकी लाइफ साइकिल एंड डेथ ऑफ स्टार। तो अभी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है कि आप नेबुलाज के बारे में और जानना चाहते हो, या जो बताया है वो समझ में नहीं आया? सर इनकी साइज लिमिट कितनी होती है? इनकी साइज लिमिट आप कंसिडर कीजिए कि आप कंसिडर करो कि एक स्टार जो है हमारा, सूरज को ले सकते हो या किसी भी स्टार को, तो उसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। मीन्स सूरज का इतना साइज है कि हमारी जो अर्थ है, मिलियंस, लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा अर्थ सूरज में इमर्ज हो सकती है। ओके, और ऐसे जो स्टार्स है ये यहाँ पे बहुत सारे, मीन्स ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हियर। तो इतने बड़े नेबुलाज होते हैं, तो ये कई लाइट ईयर्स में काउंट किए जाते हैं नेबुलाज। ओके, कई नेबुलाज छोटे भी होते हैं, बट इतने भी छोटे नहीं, बट कंपेरेटिव तो उनकी साइज काफी बड़ी होती है, बिकॉज इट्स एन स्टेलर नर्सरी, उसमें स्टार्स बनते हैं, तो वो काफी बड़े होते हैं। और वो बड़े क्यों होते हैं, मैंने बताया आपको कि वो सुपरनोवा से बनते हैं। सुपरनोवा जो है वो एक इवेंट ऐसा है यूनिवर्स में अभी तक का कि वो नेक्स्ट टू बिग बैंग, बिग बैंग का इवेंट तो काफी बड़ा था, मीन्स इतनी एनर्जी और ये, बट नेक्स्ट टू ब्लैक होल और उसके आसपास सुपरनोवा की एनर्जी, ऐसा पकड़ा कंसिडर किया जाता है। तो इतना बड़ा इवेंट से नेबुला बनता है, तो उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। यस, किसी को कुछ पूछना है? इसको नेबुला क्यों कहते हैं? उस नेब्यूला क्यों कहते हैं? नेबुला, यस। मीन्स नाम इसको नेब्यूला क्यों दिया गया है? नाम नाम किससे पड़ा? हाँ, अच्छा, उसका या तो क्लाउड की वजह से भी है? देखना पड़ेगा, कुछ तो भी था इसके पीछे रीजन, मैंने भी एक सर्च किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, विल टेक लुक ऑन दैट एंड आई विल शेयर इन ग्रुप। नेबुला क्यों नाम पड़ा इसका, कुछ तो भी है उसके नाम का, लैटिन या कुछ तो भी रेफरेंस।
बट हाँ मैंने सुना तो क्लाउड और उसके वजह से कहते हैं हाइड्रोजन हीलियम गैसेस होते, इसके वजह से उसे नेबुला कहते हैं। वो ओके, लैटिन वर्ड है शायद। अच्छा, यस यस यस, मैंने पढ़ा था, मीन्स लैटिन का कुछ है उसका रेफरेंस, राइट। आप ऐसा अभी इसके बाद का जो टॉपिक होगा ना स्टार का, तो उसमें थोड़ा गैलेक्सीज के बारे में भी बात करेंगे। तो आप गैलेक्सीज की आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे मिलियंस ऑफ नेबुलाज और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेबुलाज गैलेक्सी में होते, तो गैलेक्सीज कितनी बड़ी होती होंगी। ओके, सो और किसी को कुछ पूछना है? आप जब ये टेलीस्कोप से देखोगे ना नेबुलाज, जैसा ओरायन नेबुला, क्रैब नेबुला भी है एक, ओरायन भी है, कैरिना हॉर्सहेड, ये नेबुलाज आप टेलीस्कोप से देखोगे ना, यू आर गेटिंग नो कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि मीन्स यू गेट फॉलिंग इन नो लव विद दिस ऑल साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि ये टेलीस्कोप से बहुत अच्छे दिखते हैं नेबुलाज, उनके पिक्चर्स वगैरह बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। सो किसी को क्वेश्चन है आज के टॉपिक के ऊपर जो कवर किया हमने? देखिए अभी साइंस के फील्ड में बहुत ऐसी एरियाज है जहाँ पे काम हो रहा है। आप अगर फ्यूचर में इसमें कुछ करियर करना चाहते हो तो यू आर ऑल्सो नो वेरी चैलेंजिंग टॉपिक्स है ये, जैसा मैंने डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहा, नेबुलाज है, स्टार्स का भी है अभी आने वाला। तो बहुत सारे ओपन टॉपिक्स है जिसके ऊपर ऑन गोइंग रिसर्च चल रहा है। एंड इफ यू आर नो इन लुकिंग फॉर योर करियर ऑप्शंस, तो आप रिसर्च का भी एक ऑप्शन है आपके सामने, जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं कि रिसर्च एज अ करियर कभी लेते ही नहीं वो। तो यू कैन टेक एज इट नो करियर, रिसर्च फील्ड में कर सकते हो आप। सो ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क स्टिल, नहीं तो हम विल कंटिन्यू इट टुमारोज सेशन। एक लास्ट टाइम भी कुछ डिस्कस किया था हमने, आई थिंक रितिका आपने कुछ इसके ऊपर किया थॉट प्रोसेस? So, actually, in Big Bang, now the present universe, after so much of years, this present universe can also be changed to some another form, right? यस। So, according to you, what will be like that? What happened? What will be happening? नहीं, एक्चुअली जो प्रेजेंट यूनिवर्स है और जितना हम देख रहे हैं ना, तो उसमें अभी यूनिवर्स इन्फ्लेशन स्टेट में है। एंड काफी स्टेबल इन्फ्लेशन है यूनिवर्स का। मीन्स आज नहीं ऑब्जर्व हो रहा यूनिवर्स, इसको हम लगभग 50-60 सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनिवर्स का जो फैलने का स्पीड है, गैलेक्सीज का, बाकी का जो भी इवेंट्स है, तो ये इन्फ्लेशन स्टेट में है यूनिवर्स। एंड ये स्टेबल इन्फ्लेशन है। ओके, तो इसके बाद दो थेरीज बताई जाती है। एक तो ये स्टेबल इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा, मीन्स ऐसा ही कंटिन्यू होते होते क्या होगा, यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी के कारण काफी फैल जाएगा और स्टेबल होके बाद में कूल डाउन होता चला जाएगा। मीन्स कोल्ड हो, सब फ्यूएल, सब हाइड्रोजन सब खत्म होके कोल्ड होके यूनिवर्स एकदम ये हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये एक्सपांशन जितना बढ़ रहा है तो उतना ही मैटर बनता जा रहा है, और ये मैटर जितना बनेगा उतना ग्रेविटी बढ़ेगा। ओके, तो ग्रेविटी इतना बढ़ेगा एक एक पॉइंट आने तक कि वापस से ये जो इन्फ्लेशन है ये रिवर्स इन्फ्लेशन मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, कि पूरा Yes, sir. यूनिवर्स एक साथ Uh, आना शुरू होगा और फिर से एक बार वो एक सिंगल पॉइंट में आता चला जाएगा। तो so, हम्म, uh, all these theories, these all are different theories, right? So, in which theory that we can make upon our reference? नो रेफरेंस ऐसा फिक्स नहीं है, आप इसमें स्टडी कर सकते हो। जिस थ्योरी को ज़्यादा सॉलिड प्रूफ मिलते हैं साइंस कम्युनिटी में, वही थ्योरी को कंसीडर किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि आपको बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे सॉलिड एविडेंस मिले, तो लगभग साइंस कम्युनिटी में ऐसा ही माना जाता है कि यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ बिग बैंग से।
वैसा ही ये जो थेरीज है दो, इन्फ्लेशन थेरी, कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन या कॉन्ट्रैक्शन वापस से, तो इनको अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिले हैं। तो साइंटिस्ट वही प्रूफ देख रहे हैं। उसमें से एक जो है, मैंने कहा कि डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर का स्टडी, अगर उनको उसके बारे में सॉलिड प्रूफ मिलेगा डार्क मैटर की कैरेक्टरिस्टिक का, डार्क एनर्जी का, तो हम कह सकेंगे कि ये इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम वो थ्योरी कंसीडर कर सकते हैं। तो इट इज नो कि अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ दोनों थ्योरी को नहीं मिला है। ये जस्ट अंडर रिसर्च ही है दोनों टॉपिक की। Okay, sir. यस, ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है आज का पूरा पॉइंट। कल हम स्टार्स से शुरुआत करेंगे, गैलेक्सीज देखेंगे एंड डेथ ऑफ स्टार्स देखेंगे। एंड आफ्टर टुमारो जो सैटरडे का लेक्चर है, उसमें हम पूरे जो कॉस्मिक रिलेटेड, कॉस्मोलॉजी रिलेटेड जितने भी हमारे ये है, सुपरनोवाज, ब्लैक होल्स, ये टाइप्स के, उनको कवर करेंगे। बिकॉज इन नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग स्टडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। उसमें प्लैनेट्स है, हमारे सन है, हमने कौन से प्लैनेट पे क्या क्या ढूंढा है, उनके सैटेलाइट्स, ये वो सब पूरे नेक्स्ट वीक में होगा। तो 2 लेक्चर्स इसमें पूरा कॉस्मोलॉजी का कवर करेंगे। ओके Okay, sir. ओके, Okay, सो yes. थैंक यू, विल Thank कंटिन्यू you. आवर सेशन टुमारो। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। Thanks.